अ, नमस्कार साथियों। मैं मिथिलेश कुमार। अ, आज 30 जून है और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, दलित साहित्यकार हैं, आज उनका जन्म दिवस है और रचयिता के इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम सभी जुड़े हैं। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी साहित्य में एक ऐसे समय में प्रसिद्ध नाम और ख्याति प्राप्त किए और ऐसे वाद को लेकर चले और एक ऐसे कवि, लेखक, साहित्यकार जो न सिर्फ जिस समुदाय से आते थे वो उन समुदाय की न तो सिर्फ बात की बल्कि हिंदी साहित्य में एक लंबी जो कहीं रेखा खींची जा चुकी थी थोड़ी बहुत, उस रेखा को एक लंबी रेखा बनाते हुए एक दलित साहित्य का जो एक धारा जो हम पढ़ते हैं 90 के दशक में, तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया और बहुत ही ख्याति प्राप्त किए। उनकी एक जो बहुत ही प्रसिद्ध किताब है वो बेसिकली उनकी अपनी एक आत्मकथा है जिसका नाम है जूठन, जो 1997 में प्रकाशित हुई। और उन्होंने इस आत्मकथा में उन्होंने दलित समुदाय, वंचित समुदाय के बारे में न सिर्फ बताया बल्कि उसमें उनके ऊपर जो वर्षों से चली आ रही जो प्रताड़ना है, जो उच्च वर्गों के द्वारा, समाज के द्वारा जो प्रताड़ित समुदाय का जो कहानी है, उनको उसमें अपनी आत्मकथा के जरिए उन्होंने गढ़ा, कहा और काफ़ी विख्यात हुए। उनकी कविताएं भी काफ़ी शुरुआत में उनकी कविताएं जो सदियों का ताप 1989 में जो कविता संग्रह आया था, उसके बाद बस बहुत हो चुका 1997 में जो कविता संग्रह, उसके बाद भी आते रहा। उसमें उन्होंने उन कविताओं में न सिर्फ उन्होंने जातीय जो उनकी स्थिति थी, जो वंचित समुदाय की हाशिए पर जो समुदाय था और जो जिस समुदाय से लंबे वर्षों से, सदियों से जो प्रताड़ित किया जा रहा था, उस समुदाय का उन्होंने वो मुखर आवाज़ बने और अपनी व्यथा, अपनी समाज की व्यथा, अपनी दर्द, अपने सवाल समाज से उन्होंने कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और आत्मकथा के माध्यम से उन्होंने हमारे बीच रखा। आज हम चूँकि आज उनका जन्म दिवस है, तो रचयिता के फेसबुक लाइव के माध्यम से उनके कुछ कविताओं का पाठ करने के लिए हम वहाँ उपस्थित हुए हैं और हम बीच बीच में उनकी कविताओं का पाठ करते चलेंगे और थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते चलेंगे कि किस तरह दलित साहित्य में और ख़ासकर हिंदी साहित्य में, हम दलित साहित्य भी बोल रहे हैं तो एक धारा में ना बांधते हुए उनकी जो अकालजयी रचना आत्मकथा है, जो जूठन है, जो 2 भागों में हमारे बीच में है, और उसके बारे में और तमाम कविताओं के बारे में उनके हम लोग इस फेसबुक लाइव के माध्यम से रखेंगे और उनसे बात करेंगे। आप सभी जुड़ रहे हैं, हमें काफ़ी खुशी है और इसी तरह रचयिता बीच बीच में हमेशा की तरह आप सभी के लिए कुछ न कुछ, चाहे कहानी पाठ के माध्यम से हो, कविता पाठ के माध्यम से हो, आपके बीच उपस्थित होते रहा है और आपने भी काफ़ी हमारे इस मंच को सराहा है। तो उनकी मैं कविता से शुरुआत करता हूँ। उनकी एक कविता है, तब तुम क्या करोगे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि यदि तुम्हें धकेल कर गांव से बाहर कर दिया जाए, धकेल कर
गांव से बाहर कर दिया जाए, पानी तक न लेने दिया जाए कुएं से। दुत्कारा फटकारा जाए चिलचिलाती दोपहर में, कहा जाए तोड़ने को पत्थर, काम के बदले दिया जाए खाने को जूठन, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें मरे जानवर को खींचकर ले जाने के लिए कहा जाए और कहा जाए धोने को पूरे परिवार का मैला, पहनने को दी जाए उतरन, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें पुस्तकों से दूर रखा जाए, जाने नहीं दिया जाए विद्या मंदिर की चौखट तक, ढिबरी की मंद रोशनी में काली पुती दीवारों पर ईसा की तरह टांग दिया जाए, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें रहने को दिया जाए फूस का कच्चा घर, वक्त बेवक्त फूंक कर जिसे स्वाहा कर दिया जाए, वर्षा की रातों में घुटने घुटने पानी में सोने को कहा जाए, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें नदी के तेज बहाव में उल्टा बहना पड़े, दर्द का दरवाज़ा खोलकर भूख से जूझना पड़े, भेजना पड़े नई नवेली दुल्हन को पहली रात ठाकुर की हवेली, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें अपने ही देश में नकार दिया जाए, मानकर बंधुआ छीन लिया जाए अधिकार सभी, जला दी जाए समुची सभ्यता तुम्हारी, नोच नोच कर फेंक दिए जाए गौरव में इतिहास के पृष्ठ तुम्हारे, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें वोट डालने से रोका जाए, कर दिया जाए लहू लुहान, पीट पीट कर लोकतंत्र के नाम पर, याद दिलाया जाए जाति का ओछापन, दुर्गंध भरा हो जीवन, हाथ में पड़ गए हों छाले, फिर भी कहा जाए खोदो नदी नाले, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें सरेआम बेइज्जत किया जाए, छीन ली जाए संपत्ति तुम्हारी, धर्म के नाम पर कहा जाए बनने को देवदासी, तुम्हारी स्त्रियों को कराई जाए उनसे वेश्यावृत्ति, तब तुम क्या करोगे? साफ सुथरा रंग तुम्हारा झुलस कर सांवला पड़ जाए, खो जाएगा आँखों का सलोनापन, तब तुम कागज पर नहीं लिख पाओगे सत्यम शिवम सुंदरम। देवी देवताओं के वंशज तुम हो जाओगे लूले लंगड़े और अपाहिज, जो जीना पड़ जाए युगों युगों तक मेरी तरह, तब तुम क्या करोगे? तब तुम क्या करोगे? यह सवाल दोस्तों एक दलित समुदाय से आने वाले एक प्रख्यात और महान साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि हम सभी से एक सवाल पूछते हैं कि अगर जो ज़िंदगी उन्होंने जी है, जो उनके समाज जीते चले आए हैं सदियों से, और जिनकी वो बात कर रहे हैं, अगर वो ज़िंदगी हमें दी जाए, तो क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा इस व्यवस्था पे, इस समाज के द्वारा इस समाज के भीतर ही समाज के अपने ही हिस्से को, किसी एक हिस्से को प्रताड़ित किया जाए, तो क्या उस समाज को गुस्सा नहीं आएगा? वो उस गुस्से को उन्होंने उस सवाल के तरह आपके बीच रखा है। उनका एक बहुत ही एक छोटी सी कविता है, कुश्ती। कहते हैं कि कुश्ती कोई भी लड़े, कुश्ती कोई भी लड़े, ढोल बजाता है सिमरू ही, जिसके सधे हाथ भर देते हैं जोश पूरे दंगल में, उछलने लगती है मिट्टी पूरे अखाड़े की, तक धिनाधिन झांकने लगते हैं लोग एक दूसरे के कंधों के ऊपर से उचक उचक कर। बहुत गहरा है रिश्ता सिमरू और ढोल का, जिसे सांस और धड़कन का। ढोल खामोश है तो खामोश है अखाड़े की माटी, ढोल खामोश है तो खामोश है अखाड़े की माटी। खामोश ढोल को जगाएंगे हाथ सिमरू के, ढोल बजेगा जागेगा अखाड़ा, जागेगी माटी अखाड़े की। माटी ही तो है, माटी ही तो है जो स्वीकारती है सभी को, अच्छे हों या बुरे हर रूप में, अच्छे हों या बुरे हर रूप में। माटी ही तो है जो स्वीकारती है हम सबको। तो ये
कुश्ती कविता के माध्यम से इन्होंने एक ज़रूरत को समझाया है, किस तरह से हम सब बराबर हैं, हम सबकी ज़रूरत है समाज में, हम सब में जो ये भेदभाव की जो भावना पनपी रहती है, अगर हम उस सब को दरकिनार कर दें तो समाज एक जैसे हर वर्ग का अपना अपना कार्य होता है, अपना अपना काम होता है, अपना एक उस बात पर अगर हम रहेंगे तो हमारा समाज काफ़ी बेहतर ढंग से चलेगा। एक उनकी एक कविता है मुट्ठी भर चावल। कहते हैं कि मुट्ठी भर चावल कविता में का पाठ करता हूँ कि अरे मेरे प्रताड़ित पुरखों, तुम्हारी स्मृतियाँ इस बंजर धरती के सीने पर अभी जिंदा है अपने हरेपन के साथ। तुम्हारी पीठ पर चोट के नीले गहरे निशान तुम्हारे साहस और धैर्य को भुला नहीं पाए हैं अभी तक। सख्त हाथों पर पड़ी खरोचें रिश्ते लहू के साथ विरासत में दी गई है। ढेर सारी यातनाएं जो उगानी हैं मुझे इस धरती पर हरे नीले लाल फूलों में। बस्तियों से खदेड़े गए ओ मेरे पुरखों, तुम चुप रहे उन रातों में जब तुम्हें प्रेम करना था आलिंगन में बांधकर अपनी पत्नियों को। तुम तलाशते रहे मुट्ठी भर चावल सपने गिरवी रखकर। तुम तलाशते रहे मुट्ठी भर चावल सपने गिरवी रखकर। ओ मेरे अज्ञात अनाम पुरखों, तुम्हारे मुख शब्द जल रहे हैं। धाकती राख की तरह, राख जो लगातार कांप रही है, रोष में भरी हुई। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी गंध, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे भय जो तमाम हवाओं के बीच भी जल रहे हैं दिए की तरह युगों युगों से। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो बात करें, वो खास करके वो अम्बेडकर साहब और अम्बेडकर शुरुआत जब वो अपने अध्यापन के दौर में थे तो और उसके शिक्षा के दौर में थे, तो अम्बेडकर साहब को और अपने समाज की स्थितियों के बारे में वो पढ़ते रहते थे और अम्बेडकर साहब की लिखी तमाम किताबों को और बातों को वो पढ़ते रहते थे, जानते रहते थे, उनके द्वारा किए गए कार्यों को सुनते रहते थे और उनकी कविताओं में उनके जो अम्बेडकर की रचनाओं का जो अध्ययन करते रहते, उनका कहना था, ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहना है कि दलित ही दलित का पीड़ा को बेहतर समझ सकता है, वही उस अनुभव को प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। हम सहानुभूति स्वानुभूति का यही अंतर है दोस्तों कि हम जो पीड़ा देख रहे हैं, अगर हम एक घोड़े का उदाहरण लें, घोड़े का मालिक चाहे वो उससे जितना भी प्यार करे, लेकिन घोड़े के नाक में लगी हुई वो रस्सी से उसका जो खून निकल रहा है वो घोड़ा ही समझ सकता है, घोड़े का मालिक नहीं दोस्त। और यही बात दलित, इनका भी ये बात जोर तोर से अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी व्याख्याओं के माध्यम से इन्होंने बात रखी है कि दलित ही दलित की पीड़ा को बेहतर समझ सकता है और वही उनकी प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है दोस्त। तो उनकी मैं एक अगली कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका नाम है शब्द कभी झूठ नहीं बोलते। मेरा विश्वास है तुम्हारी तमाम कोशिशों के बाद भी शब्द जिंदा रहेंगे। मेरा विश्वास है तुम्हारी तमाम कोशिशों के बाद भी शब्द जिंदा रहेंगे। समय की सीढ़ियों पर अपने पांव के निशान गोदने के लिए, बदल देने के लिए हवाओं का रुख
स्वर्ण मंडित सिंहासन पर, आध्यात्मिक प्रवचनों में या फिर संसद के गलियारों में, अखबारों की बदलती प्रतिबद्धताओं में, टीवी और सिनेमा की कल्पनाओं में कसमसाता शब्द जब आएगा बाहर, मुक्त होकर सुनाई पड़ेंगे असंख्य धमाके विखंडित होकर, फिर जुड़ने के बंद कमरों में भले ही न सुनाई पड़े शब्द के चारों ओर कसी सांकल के टूटने की आवाज़, खेत खलिहान कच्चे घर, बाढ़ में डूबती फसलें, आत्महत्या करते किसान, उत्पीड़ित जनों की सिसकियों में फिर भी शब्द की चीख गूंजती रहती है हर वक्त, फिर भी शब्द की चीख गूंजती रहती है हर वक्त। गहरी नींद में सोए अलसाए भी जाग जाते हैं जब शब्द आग बनकर उतरता है उनकी सांसों में, मौज मस्ती में डूबे लोग सहम जाते हैं। थके हारे मजदूरों की फुसफुसाहटों में, बामन की दुत्कार सहते दो घूंट पानी के लिए मिन्नतें करते प्रीत जनों की आह में, जो कभी नहीं मरते, जिंदा रहते हैं शब्द जो कभी नहीं मरते, खड़े रहते हैं सच को सच कहने के लिए, क्योंकि शब्द कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि शब्द कभी झूठ नहीं बोलते। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविताओं में या फिर उनके साहित्य में जो एक बात वो हमेशा से वो अपनी कविताओं में वो दिखते हैं, वो दलित संवेदना और सरोकार को और उसके सरोकार को इतने बेहतर ढंग से हमारे बीच रखते हैं कि उनकी कविताएं एक हृदय तक उतरकर वो स्थिरता पैदा नहीं करता। उनकी कविताएं हृदय तक उतरकर एक टिस पैदा करती है। उनकी कविताएं हृदय को एक कविताएं हमको हम खुद के समाज के बारे में सोचने के पर मजबूर करती हैं। उनकी एक कविता है जूता। कहते हैं कि हिकारत भरे शब्द चुभते हैं त्वचा में, सुई की नोक की तरह, जब वे कहते हैं साथ चलना है तो कदम बढ़ाओ। हिकारत भरे शब्द चुभते हैं त्वचा में सुई की नोक की तरह, जब वे कहते हैं कि साथ चलना है तो कदम बढ़ाओ जल्दी जल्दी, जबकि मेरे लिए कदम बढ़ाना पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। मेरे पांव जख्मी हैं और जूता काट रहा है। वे फिर कहते हैं साथ चलना है तो कदम बढ़ाओ, हमारे पीछे पीछे आओ। मैं कहता हूँ पाँव में तकलीफ है, चलना दुश्वार है मेरे लिए, जूता काट रहा है। वे चीखते हैं भार में जाओ तुम और तुम्हारा जूता। मैं कहना चाहता हूँ मैं भार में नहीं नरक में जीता हूँ। पल पल मरता हूँ, जूता मुझे काटता है, उसका दर्द भी मैं ही जानता हूँ। तुम्हारी महानता मेरे लिए स्याह अंधेरा है, वे चमचमाती नक्काशीदार छड़ी है। धकिया कर मुझे आगे बढ़ जाते हैं, उनका रौद्र रूप सौम्यता के आवरण में लिपट कर दार्शनिक मुद्रा में बदल जाता है और मेरा आर्तनाद सिसकियों में। मैं जानता हूँ मेरा दर्द तुम्हारे लिए चींटी जैसा है और तुम्हारा अपना दर्द पहाड़ जैसा। इसलिए मेरे और तुम्हारे बीच एक फासला है जिसे लंबाई में नहीं समय में नापा जाएगा, जिसे लंबाई में नहीं समय में नापा जाएगा। दोस्तों, जब हम दलित या फिर हाशिए पर समाज के हाशिए पर जो समाज है, जो वर्ग है, जब हम उनकी बात करते हैं और आज के दौर में हम आधुनिकता को लेकर चलते हैं कि अब तो हम लोग सब बराबर हो गए। कहना बहुत है आसान होता है,
और हम बहुत तुरंत कोशिश करने लग जाते हैं कि हमारे समाज में सब जो भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करें एक पॉइंट से। उनका क्या, जिन्होंने कभी पॉइंट ही नहीं बनने दिया, जिन्होंने कभी बिंदु ही नहीं बनने दिया। हम एक जगह से अब कोई भी किसी भी समाज में किसी भी बराबरी का बात नहीं कर पाते। हम एक पॉइंट से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत वंचित वर्ग ऐसे हैं जिन्होंने जिनके पूर्वजों ने उन्होंने कभी ऐसी परिस्थिति में रहा ही नहीं। एक उनकी कविता है दोस्तों, सदियों का संताप। दोस्तों, बिता दिए हमने हजारों वर्ष इस इंतजार में कि भयानक त्रासदी का युग अधबनी इमारत के मलबे में दबा दिया जाएगा किसी दिन, जहरीले पंजों समेत। फिर हम सब एक जगह खड़े होकर हथेलियों पर उतार सकेंगे एक एक सूर्य जो हमारी रक्त सिराओं में हजारों परमाणु क्षमताओं की ऊर्जा समाहित करके धरती को अभिशाप से मुक्त कर देगा। इसलिए हमने अपनी समूची घृणा को पारदर्शी पत्तों में लपेटकर ठूठे वृक्ष की नंगी टहनियों पर टांग दिया है, ताकि आने वाले समय में ताज़े लहू से महकती सड़कों पर नंगे पांव दौड़ते सख्त चेहरों वाले सांवले बच्चे देख सकें, कर सकें प्यार दुश्मनों के बच्चों में। अतीत की गहनतम पीड़ा को भूलकर हमने अपनी अंगुलियों के किनारों पर दुःस्वप्न की आंच को असंख्य बार सहा है, ताजा चुभी फांस की तरह। और अपने ही घरों में संकीर्ण पतली गलियों में कुनमुनाती गंदगी से टखनों तक सने पाँव में सुना है दहाड़ती आवाज़ों को, किसी चीख की मानिंद जो हमारे हृदय से मस्तिष्क तक का सफ़र तय करने में थक कर सो गई है। दोस्तों, इस चीख को जगाकर पूछो कि अभी और कितने दिन। दोस्तों, इस चीख को जगाकर पूछो कि अभी और कितने दिन इस तरह गुमसुम रहकर सदियों का संताप सहना पर, कि अभी और कितने दिन इस तरह गुमसुम रहकर सदियों का संताप सहना है। बाबा साहब ने संविधान में वंचित वर्गों के लिए तो बहुत प्रयास किया, उन्होंने जगह दी। लेकिन आज जब हम 2022 में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविताओं को पढ़ रहे हैं और उनके सवालों से गुजर रहे हैं, और उनके सवाल जब पूछ रहे हैं कि अब और कितने दिनों तक इस तरह गुमसुम रहकर सदियों का संताप सहना पड़ेगा। संकेत साफ है दोस्तों कि आज भी बहुत सूचनाएं मिलती रहती हैं अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। तमाम अलग अलग जगह ऐसी घटना हम देखते रहते हैं जहाँ पे एक ऊंचे वर्गों के द्वारा दलित समाज के शोषित वर्गों को एक शोषण किया जाता है। अलग अलग माध्यमों, अलग अलग प्रकार अलग अलग होते हैं, लेकिन शोषण का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन आज भी शोषण किया जा रहा है, और ये नया बात नहीं है दोस्तों। आज सदियों से ये हम आज़ादी के इतने साल बाद भी, एक संविधान में इतने कानून होने के बाद भी आज तक हम इस स्थिति पर नहीं पहुंच पाए हैं कि भेदभाव को मिटा सकें। और ये शुरुआत, इसका एकमात्र कारण जो है दोस्तों, जिसका जो एकमात्र कारण बन जाती है वो है जाति। और जाति पर उनकी एक बहुत ही बेहतरीन और सवाल पैदा करने वाली और एक उनकी भाषा में करें तो एक सवाल सिर्फ खुद समाज से ही नहीं करते हैं, वो जाति के बारे में जो जिस तरह से वो बात करते हैं, कहते हैं कि मैंने भी देखे हैं यहाँ हर रोज़ अलग अलग चेहरे, रंग रूप में अलग, बोली बानी में अलग, नहीं पहचानी जा सकती है उनकी जाति। बिना पूछे मैदान में होगा जब जलसा,
आदमी से जुड़कर आदमी जुटेगी भीड़, तब कौन बता पाएगा भीड़ की जाति। भीड़ की जाति पूछना वैसा ही है जैसे नदी के बहाव को रोकना समंदर में जाने से। भीड़ की जाति पूछना वैसा ही है जैसे नदी के बहाव में रोकना समंदर में जाने से। जाति आदिम सभ्यता का नुकीला औजार है जो सड़क चलते आदमी को कर देता है छलनी। एक तुम हो जो अभी तक इस मादर जो जाति से चिपके हो। न जाने किस हरामजादे ने तुम्हारे गले में डाल दिया है जाति का फंदा, जो न तुम्हें जीने देता है न हमें। लुटेरे लुटकर जा चुके हैं, कुछ लुटने की तैयारी में हैं। मैं पूछता हूँ क्या उनकी जाति तुमसे ऊंची है। मैं पूछता हूँ क्या उनकी जाति तुमसे ऊंची है। ऐसी ज़िंदगी किस काम की जो सिर्फ घृणा पर टिकी हो। कायरपन की हद तक पत्थर बरसाए कमज़ोर पुरुषों की छत पर। और जाति पर वो कविता लिखते जिस तरह के वो गुस्सा जो लगा कि जैसे कि जाति सोचते ही उनके मन में जो वो क्रोध पनप पाता है, और वो क्रोध उनके जो क्रोध पनप पाता है, वो क्रोध उनके शब्दों के माध्यम से कविताओं में वो झलका है दोस्तों। और किस तरह से जाति का दंश सदियों से समाज झेलता आया है। उनकी बहुत बेहतरीन एक कविता है और काफ़ी जगह चर्चित हुई है, आपने भी बहुत बार सुनी होगी। काफ़ी चर्चित कविता है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं 1981 में आती है और उसमें वो और छोटी सी कविता है, लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं उसमें और जिस तरह की बात की गई है वो आपको हमको समाज के तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। ठाकुर का कुआं में वो लिखते हैं कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। ये सवाल सदियों से ये जो हाशिए पे जो भी समुदाय और वर्ग रहा है हमारे समाज में, वो उनके वृक्ष पे उन्होंने ये बात कही है कि आखिर उनका क्या, जब सारी मेहनत उनकी, सब कुछ उनका, और उन्हें भी इस तरह से बेदखल कर दिया जाता है हर जगह से। तो सवाल आज भी जब ये घटनाएं घटती हैं हमारे आसपास, तो वो सवाल आज भी लगता है कि उनका क्या। दोस्तों समय को देखते हुए, चूँकि समय मैं आपका ज़्यादा ना लूँ और आप तमाम लोग जुड़े हुए हैं बहुत देर से, तो उनकी एक छोटी सी एक कविता है और इस कविता के माध्यम से मैं इस सेशन का अंत करना चाहूँगा। और हमारे प्रिय लेखक हैं, मैं पिछले कई साल से इनकी कविताओं को, जब से मैं साहित्य की में रुचि पैदा हुई और कविताएं पढ़ने की रुचि पैदा हुई, और तब से मैं इनकी पहला जो मैं पढ़ा था वो ठाकुर का कुआं था। और वो कविता कहीं किसी दोस्त ने मुझे शेयर किया था, वहाँ से मैं पढ़ा था। उसके बाद इनको पढ़ने का मुझे काफ़ी मैं उनको पढ़ने की कोशिश किया और जितना जान पाया उनकी जूठन, अगर आपने उनका जो आत्मकथा है, अगर आपने नहीं पढ़ी या नहीं जान पाए हैं जूठन के बारे में, तो आप ज़रूर पढ़ें।
और एक बेहतरीन आत्मकथा। और बेहतरीन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो उसमें लिखा हुआ तमाम चीज़ और उसके शिल्प बहुत अच्छे हैं तमाम चीज़, लेकिन उसमें जो एक व्यक्ति का, एक लेखक का जो अनुभव, निजी अनुभव है, और वो सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं, वो अपने समाज का एक आईना दिखाता है। वो अपने जिस समुदाय से आता है उस समुदाय का आईना, समुदाय की बात वो अपने उसमें रखते हैं। और आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो, और तमाम उनकी कविताओं को पढ़ने चाहिए, क्योंकि हम ही हैं जो कवियों को उनकी कविताओं के माध्यम से हमेशा अपने साथ अपनी साहित्य साधना में हम उनको जीवित रखते हैं और उन्हें याद करते रहते हैं। तो उनके लिए मैं एक अंतिम कविता जो मैं पाठ करना जा रहा हूँ, वो कविता एक आशा से है और उनका एक सवाल की तरह है। वह दिन कब आएगा। वो सवाल कहते हैं कि मेरी माँ ने जने सब अछूत ही अछूत, मेरी माँ ने जने सब अछूत ही अछूत, तुम्हारी माँ ने सब बामन ही बामन। कितने ताज्जुब की बात है, जबकि प्रजनन क्रिया एक ही जैसी है। वह दिन कब आएगा, बामनी नहीं जनेगी बामन, चमारी नहीं जनेगी चमार, भंगीन भी नहीं जनेगी भंगी। तब नहीं चुनेंगे जातिहीनता के दंश, नहीं मारा जाएगा तपस्वी सम्मुख, नहीं कटेगा एकलव्य का अंगूठा, कर्ण होगा नायक, राम सत्ता लोलुप हत्यारा। क्या ऐसा दिन भी कभी आएगा? जो हमारे समाज के हाशिए पर जो वर्ग रहा है, उनके साथ जो हमारे तमाम उस वर्गों ने जो जातियां की हैं, जो शोषण किया है और शोषण करते आ रहे हैं इतने सालों से, उनका दिन कब आएगा जब हमारा नाम, हमारे नाम के पीछे लगे हुए हमारे टाइटल से नहीं पहचाने, हमारे पीछे जो लगा हुआ जो नाम है उससे ना पहचानी जाए। मैं मिथिलेश कुमार हूँ तो कोई ये ना पूछे कि मिथिलेश कुमार के आगे क्या। मैं सिर्फ मिथिलेश कुमार हूँ तो मुझे मिथिलेश कुमार के नाम से जाना जाए, मुझे सिर्फ मिथिलेश की जाना जाए। वो दिन कब आएगा जब हमसे जाति के नाम पे, हमारे रंग के नाम पे, हमारे वर्ग के नाम पे भेदभाव ख़त्म हो। तमाम धन्यवाद साथियों, आप सभी जुड़े और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हम सभी बीच में आते रहेंगे और तमाम अलग अलग कवियों के कविताओं के माध्यम से बातचीत करते रहेंगे और जानते रहेंगे, सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि लिखा जाए उन सब के बारे में जिनके बारे में समाज बात करने से कतराता है। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।